नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव को मायावती ने चुभने वाली चुनौती दे डाली है। यह चुनौती ओबीसी कार्ड के जरिए दी गई है। मायावती ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। यह साइकिल के आगे हाथी को खड़ा करने जैसा है। पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिलकर जो नया समीकरण तैयार कर रहे हैं, उसके चक्रव्यूह को भेदने के लिए बसपा ने अब अखिलेश को सीधे सीधे ललकारा है। कहने को यह सिर्फ एक चुनाव में समर्थन पर लिया गया फैसला है, लेकिन इसके पीछे 2024 के चुनाव का मारक दांव छिपा है। 2019 में सपा और बसपा ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन 24 की जंग का मोर्चा बिल्कुल अलग होगा। दोनों दलों को आपस में टकराना है और इसके लिए मायावती ने सबसे धारदार स्ट्रोक चल दिया है। इससे सपा के खेमे में खलबली है। भले ही सपा ने बसपा को भाजपा की बी टीम बताकर इस कार्ड को ज्यादा तवज्जो नहीं दी हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस चैलेंज से सपा को टकराना ही होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में पिछली बार बसपा भाजपा के बाद नंबर 2 पर थी। आज मैं आपको इस दांव के पीछे की रणनीति की वो बातें बताऊंगा जो कई दलों को चुभने वाली है। बात सपा के उस रद्द पर्चे पर भी करूंगा जिस पर आज लखनऊ में लंबी पंचायत हुई। सियासत की हर बड़ी खबर के संपूर्ण विश्लेषण के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। मायावती ने जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी को बसपा का समर्थन देने की घोषणा के साथ आज जो ट्वीट किया उसमें एक शब्द खास था। बसपा अध्यक्ष ने इसे औपचारिक घोषणा बताया। अब सवाल है कि क्या इसको लेकर लंबा मंथन चल रहा था? सवाल है कि आखिर वो कौन से फैक्टर थे जिसके आधार पर बसपा ने यह फैसला लिया, क्योंकि मायावती इस वक्त 2024 की रणनीति को अंतिम रूप देने के तूफानी मिशन पर है। यूपी की राजनीति में नीला दांव, साइकिल के आगे हाथी का पांव। उपराष्ट्रपति चुनाव की बिसात पर बसपा की बड़ी चाल। एनडीए के धनखड़ को मायावती का डबल समर्थन। मायावती ने दिया जनहित और मूवमेंट का हवाला। हमारी बहन मायावती पूरा होमवर्क करके जब डिसीजन ले दिए और उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है, क्योंकि 56% लोग पिछड़े हैं देश में। ये जाट कैंडिडेट है जो पिछड़े समाज से आता है, और ये जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, पाल, सैनी, कश्यप, सोनाल, लोहार, कुमार, तमाम 56% ये लोग हैं। सपा का दावा ईडी के डर ने मजबूर कर डाला। दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी हर कदम पर भाजपा की मदद कर रही है, उसके निर्णय की हाँ में हाँ मिला रही है। क्यों मिला रही है? कोई राजनीतिक मजबूरी है, कोई व्यक्तिगत परेशानी है, कोई और बात है, ये तो बसपा के लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि इस समय देश में ईडी और उसका भी काफ़ी प्रकोप है। बहन जी को भाजपा का धन्यवाद संदेश। भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ जी का उन्होंने समर्थन किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धनखड़ जी को जिस ढंग से उन्होंने अपना समर्थन दिया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बसपा की हाथी चाल, सपा का चेहरा लाल। अखिलेश के खिलाफ मायावती का ओबीसी कार्ड। बात तो चुभेगी। मायावती ने फैसला तब लिया है
जबकि उन्होंने हाल ही में अपने राष्ट्रीय संगठन की बैठक की है। कई राज्यों के बसपा नेताओं के साथ आमने सामने की बैठक की है। इस मीटिंग में उन राज्यों के भी पार्टी नेता थे जहां जाट वोटरों की तादाद खासी अहम है। तो क्या मायावती के इस दांव के पीछे यूपी के साथ ही बसपा की राष्ट्रीय रणनीति की जरूरतें भी हैं? वजह जो भी हो, लेकिन इसने लखनऊ से दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। बसपा ने सपा की साइकिल के आगे अपने हाथी को खड़ा कर दिया है। हाथी मतलब मायावती का सोचा समझा ओबीसी कार्ड। ओबीसी मतलब यूपी का सबसे बड़ा वोट बैंक। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के समर्थन को लेकर मायावती ने ट्वीट किया। बसपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। बसपा ने ओबीसी कार्ड का इस्तेमाल उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देकर किया है। इस पर पार्टी के विरोधी खेमे में माहौल गर्म है। ये स्वाभाविक है और जिस तरीके से पिछली राजनीति हुई है उसके हिसाब से ही है। बहुजन समाज पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की मदद करने में लगी है। और आपको याद हो तो रामजी गौतम तो गए ही विधानसभा में राज्यसभा में भाजपा के समर्थन से थे, क्योंकि उस समय भाजपा के पास 10 वोट भी नहीं था, लेकिन वो बसपा के पास 10 वोट भी नहीं था, भाजपा ने समर्थन किया, तब वो गए। तो लगातार ये दोस्ती चल रही है। विधानसभा चुनाव में भी दोनों का एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला था। अब ये समझिए कि जगदीप धनखड़ को खुला समर्थन देने के पीछे मायावती की रणनीति कितनी धारदार है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए पश्चिमी यूपी में इस वक्त रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी जाट, मुस्लिम और दलित समीकरण पर काम कर रहे हैं और मायावती का दांव भी इसी समीकरण को अपनाने का है। मतलब साफ है कि पार्टी अपनी सबसे मजबूत जमीन रहे पश्चिमी यूपी में नए सिरे से ताकत हासिल करना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने कुल 10 सीटें जीती थी। इनमें से 4 सीटें उसने पश्चिमी यूपी से हासिल की थी, जबकि पश्चिमी यूपी की 6 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा ने सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा सीट जीती थी। इसके साथ ही मायावती की पार्टी मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और आंवला में दूसरे नंबर पर रही। अब मायावती हर हाल में पश्चिमी यूपी में बसपा के लिए ऐसी किलेबंदी तैयार करने की कोशिश में है जिससे 2024 के चुनाव में मजबूत जातिगत और चुनाव जिताऊ समीकरण तैयार किया जा सके, और ये बिना जाटों की मदद के मुमकिन नहीं। उत्तर प्रदेश में जाटों की कुल आबादी करीब 4% है। पश्चिमी यूपी में जाट कुल आबादी के 17% हैं। जाहिर है इनकी सियासी ताकत जबरदस्त है। पूरे राज्य में दलित वोटर्स की बात करें तो ये करीब 21% है, जबकि अकेले पश्चिमी यूपी में दलित आबादी 26% के करीब है। इसमें भी जाटो 80% है। अगर मुसलमानों की बात करें तो पूरे यूपी में मुस्लिम आबादी भले 16% हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर 30% से भी ज्यादा हैं। यही वो वजह है कि मायावती ओबीसी जाति से आने वाले जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। तो इनका समर्थन करना ही चाहिए जो विपक्षी दूसरी पार्टियां हैं, और इनका समर्थन नहीं कर रहे। और पिछले में जो दलित समाज के थे उनका भी समर्थन नहीं करा। तो ये लोग क्या चाहते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में। इन लोगों को समझ ही नहीं है, और विपक्ष के बगैर देश हो जाएगा, और विपक्ष मजबूत बहुत जरूरी है। जी हाँ, मायावती का दांव एक कार्ड से पश्चिमी यूपी के जाट और किसान दोनों को खुश करने का है। इसके साथ ही वे पहले से ही मुसलमानों को सपा के पाले से बसपा की तरफ खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। भले ही 2024 के चुनावी अखाड़े में भाजपा सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। हर विपक्षी दल का सफाया करना उसका पहला मकसद है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में मायावती की तरफ से धनखड़ के समर्थन को वो सियासत से जोड़कर नहीं देखने की बात कह रही है। देखिए, इसका कोई भी राजनीतिक समीकरण देखने की जरूरत नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे किसान पुत्र को, एक ऐसे को उपराष्ट्रपति का
प्रत्याशी बनाया है, जिस पे इन्होंने समर्थन दिया। निश्चित रूप से उनका स्वागत है। उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ जी का समर्थन करना, किसानों का सम्मान करना हुआ। वहीं अति पिछड़ों और दलित वोट बैंक की सियासत करने वाली सुभाषपा की बात करें तो वो इस फैसले को लेकर मायावती पर सवाल खड़े कर रही है। पार्टी का दावा है कि मायावती का ये फैसला बसपा के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। देखिए, ये बहन जी का एक अपना निर्णय है और उनके पास वोट है, वो अपनी पार्टी का निर्णय ले रहे हैं। अगर ऐसे ही निर्णय वो लेती रहें तो भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी खत्म होने के कगार पहुंच जाएगी। राजनीति की बिसात पर चली गई हर चाल एक खास मकसद के लिए होती है और मायावती का उपराष्ट्रपति चुनाव का ये दांव सीधे सीधे सपा पर ओबीसी कार्ड की स्ट्राइक जैसा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में जब एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था तो इसके पीछे आदिवासी दलील दी गई। इस बार भी उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा फैसला लिया है। इसके पीछे की वजह अब मैं आपको समझाता हूं। जी हां, मायावती का मारक दांव क्या है, जरा इसको समझिए। बसपा ने लीक से हटकर कदम उठाया, विरोधियों के आरोपों की परवाह नहीं करते हुए फैसला लिया। जाट वोटरों के बीच मजबूत पैठ चाहती है बसपा। पश्चिमी यूपी के साथ पंजाब, राजस्थान के लिए भी यह दांव है। हरियाणा में भी जाट वोटरों पर बसपा की नजर है। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर बसपा की अब बड़ी दावेदारी होगी। अखिलेश यादव को मायावती ने सीधा चैलेंज दिया है। कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों को सख्त संदेश दिया है। बसपा अपने सम्मान की कीमत पर समझौता नहीं करती। विपक्षी दलों ने अपनी बैठक में बसपा को नहीं बुलाया था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं। वीरेश, कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को समर्थन देना बसपा की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जाए, क्योंकि जाट वोटर्स पर और यूपी के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये तमाम राज्य है जहां बसपा चुनाव लड़ती है। कई बार 2-3 विधायक भी जीत जाते हैं, तो एक बड़ी और लंबी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा इसे माना जाए। वीरेश, देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी ने 80 का लक्ष्य रखा है और यहां पर यानी उत्तर प्रदेश में अब मुकाबला दूसरे नंबर का है। और ऐसे में आप देखिए 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तो 5 सपा और 10 बसपा, 0 से 10 पहुंची और वो 5 वाले 5 पर ही रह गए थे। और आज के परिदृश्य में आप देखेंगे कि 22 से पहले का जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो अब केवल जाट यानी जयंत चौधरी आरएलडी का ही बच गया है। ऐसे में दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही उत्तर प्रदेश में बसपा अब अखिलेश यादव के उस गठबंधन को तोड़ना चाहती है और उस गठबंधन के वोट बैंक को भी अपने पक्ष में करना चाहती है। और ये सबको पता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, दलित, जाट और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो बसपा के लिहाज से बहुत ज्यादा मुफीद है बनस्पत के समाजवादी पार्टी के। और इस बार 2022 में भी ये सिद्ध हो गया, जब माना यह जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कॉम्बिनेशन है मुस्लिम, जाट और यादव पलट जाएगा और सारे फेज जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। लेकिन निर्णय जो हुआ, निर्णायक रूप से जो फैसले हुए, जो मतदाताओं ने अपना मत दिया, उससे साफ हो गया। और उसके बाद से 22 के रिजल्ट के बाद से यूपी की सियासत में बहुत बदलाव देखने को मिला। और वो बदलाव जो है उसी के मद्देनजर बसपा की जो अध्यक्षा हैं वो अपनी गोटियां लगा रही हैं, सेट कर रही हैं और दूसरे नंबर की लड़ाई है। लक्ष्य जो है 80 को भेदने के लिए 10 बच जाए, ये बसपा कोशिश कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, मोदी अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी जो लगातार लक्ष्य 80 के लिए प्रयासरत है और 22 के रिजल्ट के दिन से ही प्रयासरत है, ऐसे में सपा और बसपा की आपस की लड़ाई है, दूसरे नंबर की लड़ाई है। 10 बच जाए, 5 बच जाए, 9 बच जाए, 8 बच जाए, आधा दर्जन बच जाए, इसकी लड़ाई है। क्योंकि संकट में है विपक्ष उत्तर प्रदेश की सियासत में, इसलिए बसपा का जो जोर है वो भाजपा पर नहीं बल्कि सपा
सपा के वोट बैंक पर, सपा के प्रत्याशियों पर, सपा की रणनीति को छीन लेकर अपने स्थान को, द्वितीय स्थान को बरकरार रखना जो 2019 में था वो कम से कम बच जाए, वो जीरो ना हो 2014 के माफिक। और ऐसे में जो बसपा को करना है वो कर रही है। मायावती किसी से बहुत सलाह नहीं लेती, उनको जो करना होता है वो करती हैं। धनखड़ को जो उन्होंने दिया है समर्थन, इसे इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। और एक और, समाजवादी पार्टी राजस्थान में नहीं बहुत चुनाव लड़ती है, पंजाब में नहीं लड़ती, हरियाणा में नहीं लड़ती, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो तो अलग बात है। जो बसपा है इन इलाकों में भी लड़ती है चुनाव, जबरदस्त चुनाव लड़ती है, और उसके पूरे काडर हैं। लड़ने को सपा भी लड़े लेकिन कोई महत्व नहीं है कभी, लेकिन बसपा वहां मजबूती से अपने कोऑर्डिनेटर्स रखती है, पर्यवेक्षक रखती है, प्रभारी रखती है। इसलिए जो जाट लैंड है उसे प्रभावित करने के लिए, जो पिछड़े वोट बैंक को प्रभावित करने, मार्गरेट अल्वा का समर्थन देना कहीं से भी राजनैतिक दृष्टि से कहीं से मुफीद नहीं है बसपा के लिए या यूपी की सियासत करने वाली किसी भी पार्टी के लिए। तो बहन जी कोई घाटे का सौदा क्यों करेंगी, क्यों मार्गरेट अल्वा को समर्थन देंगी, जगदीप धनखड़ को देंगी? हर तरफ से वो उनके मुफीद है, उनके लिए ज्यादा अच्छा है। तो भाजपा को फायदा हो, वो बी टीम कहलाए, इससे बहन जी यानी मायावती के ऊपर कोई असर नहीं होता है। और वो कोई बी कहे कोई सी कहे, इसका असर न पड़े उनके ऊपर और उनका ऊपर जो उनकी राजनीतिक शैली है उस लिहाज से रोहित जी उन्होंने वही काम किया जो वो करती रही है और उनके लिए ठीक है। बिल्कुल, तो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा वीरेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से बसपा ने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है ताकि 24 में इसका लाभ किसी ना किसी तरीके से उठाया जा सके। 2019 में सपा और बसपा ने साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन 3 साल बाद दोनों दलों की राहें पूरी तरह अलग हैं। दोनों में ऐसी सियासी भिड़ंत शुरू है जो 2024 तक आर पार में बदलने वाली है। लेकिन वोट बैंक पर कब्जे की स्ट्राइक अभी से शुरू है। दोनों दलों की कोशिश ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटरों पर है। इसके लिए बसपा ने इस बार तरकश के सारे तीरों के इस्तेमाल का फैसला किया है और धनखड़ को समर्थन देना इस रणनीति का एक ट्रेलर भर। तुम्हारी मायावती की जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ये चुनाव इतिहास में मील के पत्थर की तरह था, जब दो धुर विरोधी पार्टियां भाजपा को रोकने के लिए एक साथ आ गई थी। ये ठीक उसी तरह हुआ जैसे बिहार में नवंबर 2015 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब नीतीश कुमार ने धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि बिहार में तो नीतीश लालू की ताकत हासिल करने के बाद सत्ता में आ गए थे, पर यूपी में ये महागठबंधन मुंह के बल गिरा और भाजपा का विजय रथ फर्राटा भरते हुए दोबारा दिल्ली तक जा पहुंचा। इस गठबंधन से सपा को भारी नुकसान हुआ, उसे सिर्फ 5 सीटें मिली। 2014 के मुकाबले कोई फायदा नहीं हुआ, तो 2014 में कोई सीट नहीं जीतने वाली बसपा ने 2019 में 10 सीटों पर कब्जा कर लिया। अब 2024 में बिल्कुल अलग मुकाबला होगा। आज के हालात ही अगर कायम रहे तो भाजपा के खिलाफ बसपा और सपा अलग अलग मैदान में होंगी और इन दोनों दलों के बीच आपस में भी तूफानी मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों की नजर एक ही वोट बैंक पर है और वो है ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक। यही वजह है कि मायावती ने अपनी तरफ से ओबीसी कार्ड चल दिया है। पिछली बार हम और बहुजन समाज पार्टी मिले, लोगों को लगता था पूरे प्रदेश में कहीं लड़ाई नहीं रहेगी, लेकिन जो भी कारण हुआ नतीजा वैसा नहीं आया। तो बसपा का जो मूल वोटर है उसका अत्याचार उत्पीड़न उस पर करने वाला भाजपा की लीडरशिप है, कोर वोट बैंक है। उस कोर वोट बैंक के साथ बसपा का उपेक्षित पीड़ित कैसे खड़ा होगा, इस पर मुझे शंका है और आश्चर्य है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों के एक साथ खड़े होने का परिणाम वैसा ही आए जैसा अंक गणित के हिसाब से दिखता है। मायावती के इस नए दांव ने लखनऊ में हलचल तेज कर दी है। सपा के लिए इसकी काट तलाशना आसान नहीं। हालांकि पार्टी बसपा को भाजपा की बी टीम बताकर मायावती के ओबीसी कार्ड को कोई अहमियत देने को तैयार नहीं। वहीं भाजपा के लिए ये सोने पर सुहागा जैसा है,
क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये लगातार दूसरा मौका है जब उसके उम्मीदवार को इतने खास चुनाव में बसपा का समर्थन मिला है। बहन जी अच्छी तरह जानती हैं कि देश में जो वंचित समाज है, जो संघर्षशील समाज है, बहन द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज की महिला सर्वोच्च पद पर पहुंची तो बहन जी ने आगे आकर उनको समर्थन दिया। और इसी प्रकार जो समाज के वंचित और बहुत ही पश्चिम बंगाल में दबे कुचले लोगों की आवाज़ को पूरे देश में बताने वाले धनखड़ जी को जिस ढंग से उन्होंने अपना समर्थन दिया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को इसके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया और उपराष्ट्रपति पद के लिए अब उन्होंने हमारे भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ जी का उन्होंने समर्थन किया। उसके लिए धन्यवाद करते हैं और सही निर्णय लिया उन्होंने, इसका स्वागत करते हैं। उधर मायावती पर भाजपा से मिली भगत के आरोप लगा रही सपा के वो नेता धनखड़ को दिए गए बसपा के समर्थन पर चुप्पी साध रहे हैं, जिन्हें पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक और दलितों के बीच बसपा की ताकत का अंदाजा है। अब ये उनकी देखिए, अब उनकी ये पार्टी की पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी के तहत वो पहले हमारे साथ नहीं रही, इससे पहले उन्होंने हमारे साथ कहाँ दिया साथ, समझ गए ना, समाजवादी का मुखालफत की और बीजेपी को सपोर्ट कराया उन्होंने, तो अब भी वो ऐसा ही कर रही है। एनडीए के खेमे में इस वक्त मायावती को लेकर नरमी दिखाई दे रही है। भले ही 2024 में दोनों दलों को आपस में ही दो हाथ करने हैं, लेकिन भाजपा उपराष्ट्रपति चुनाव में बसपा के समर्थन की वजह से फिलहाल सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। सबसे पहले मैं आदरणीय बहन मायावती जी को पूरे एनडीए परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने किसान पुत्र श्री जगदीप जी के लिए जो अपना समर्थन व्यक्त किया है, ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के जितने मत हैं, जितने सांसद हैं, उससे कहीं ज़्यादा मत हमारे एनडीए के उम्मीदवार को मिलने जा रहे हैं। इस वक्त एनडीए के नेता खुलकर मायावती की तारीफ कर रहे हैं। सपा के नेता जितना बरस रहे हैं, उतना ही भाजपा और सहयोगी दलों के खेमे से धन्यवाद संदेश दिया जा रहा है। जिनको समाज के सबसे निचले तबके से आने वाले लोगों का वास्तविक उत्थान से परेशानी है, जो सिर्फ नकली भाषण बस देते हैं, वैसे लोगों को इस तरह की चयन से एनडीए जो प्रत्याशी लाते हैं उन्हें दिक्कत होती है। यही वजह है कि बसपा के नेता लगातार दोहरा रहे हैं कि मायावती कोई भी फैसला सोच समझ कर लेती है। हमारी बहन मायावती पूरा होमवर्क करके जब डिसीजन ले दिए और उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है, क्योंकि 56% लोग पिछड़े हैं देश में। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बसपा के इस ओबीसी कार्ड की चुनौती से सपा कैसे निपटती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात उस पर्चे की जिसने सपा को धर्म संकट में डाल दिया। विधान परिषद के चुनाव में सपा के आदिवासी कार्ड को जिस तरह से पर्चा रद्द होने से झटका लगा, उसने सपा की चुनौतियां बढ़ा दी। आज इस मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के रणनीतिकारों से कई सवाल किए। उन्होंने होमवर्क की हर चूक पर हर बात की। दरअसल अखिलेश यादव ये तय करना चाहते थे कि अगर कोई भी गलती अगर होगी तो उसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। यही वजह थी कि जो तमाम प्रस्तावक थे उनको बुलाया गया, पार्टी के तमाम आला नेता पहुंचे और सबके साथ एक लंबा मंथन हुआ। और इस मंथन के बाद जो निचोड़ निकला वो यही कि अगली बार से किसी भी तरह की कमी होमवर्क में ना हो। कीर्ति कोल को अखिलेश यादव आदिवासी प्लान के तहत सामने लाए थे, लेकिन छोटी सी चूक हुई और पूरा खेल खराब हो गया। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इस गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है।
क्योंकि पर्चा रद्द होने के अगले ही दिन अखिलेश यादव ने उनमें से कुछ विधायकों को पार्टी दफ्तर बुलाया जो नामांकन के दौरान वहां मौजूद थे। दरअसल कीर्ति कोल ने जो नामांकन भरा था उसके एक सेट में अखिलेश यादव भी प्रस्तावक थे, जबकि 9 और विधायक भी कीर्ति कोल के प्रस्तावक बने थे। सपा दफ्तर में हुई बैठक में अखिलेश यादव ने नाराजगी भी जताई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव ने मीटिंग में प्रस्तावकों से नामांकन को लेकर बात की। सीधा सवाल किया कि आप लोगों ने क्या इस पर बात की थी। सवाल ये भी पूछा कि क्या किसी ने नामांकन पत्र भी नहीं देखा था। नामांकन रद्द होने के लिए अखिलेश टेक्निकल टीम से भी नाराज हुए हैं। दरअसल विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल की उम्र होना जरूरी है, लेकिन कीर्ति कोल ने अपनी उम्र 28 साल बताई है। यही वजह रही कि उनका नामांकन रद्द हो गया और भाजपा की जीत तय हो गई। इससे भी बड़ी बात यह रही कि अखिलेश यादव जिस प्लान को लेकर चल रहे थे वो एक झटके में फेल हो गया। अब नामांकन के दौरान मौजूद विधायक सारा ठीकरा कीर्ति कोल का फॉर्म भरने वालों पर फोड़ रहे हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कार्यालय में हैं, वहाँ बुलाया गया है। वहाँ जानकारी करेंगे कि ऐसी इतनी बड़ी जो है भूल गलती कैसे हो गई, और जबकि कीर्ति कोल चुनाव जीत रही थी निश्चित रूप से, और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रॉस वोटिंग करने का काम करते। सवाल तो ये भी है कि इतना बड़ा प्लान तैयार किया गया था, नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में विधायक भी पहुंचे थे और पार्टी भी कोई छोटी मोटी तो है नहीं, लेकिन क्या इस प्लान की रीचेकिंग करने की फुर्सत नहीं मिली? मैं समझती हूँ कि इसमें जो टीम होती है पार्टी की उसको देखना चाहिए कि एज कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या किस तरीके का एज का क्राइटेरिया होना चाहिए। देयर इज़ अ सेट बार, और ये सब बड़ा बेसिक सिविक्स है। तो मुझे लगता है कि पार्टी को चेक करना चाहिए था उनको वहाँ भेजने से पहले, उनका पर्चा दाखिल करने से पहले। अब विरोधी हमला तो करेंगे ही, क्योंकि गलती ही इतनी बड़ी है। समाजवादी पार्टी अगर इस चुनाव को लड़कर हार जाती तो बात अलग होती, लेकिन बिना लड़े ही अपनी गलती से हार गई, वो अखिलेश यादव को जरूर चुभ रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज अखिलेश यादव ने फिर एक बार पार्टी दफ्तर में मंथन किया। इस बैठक में कई विधायक भी पहुंचे थे। खास बात यह रही कि विधायक चुनाव के बाद पहली बार कृष्णा पटेल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष हैं। कृष्णा पटेल ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 5 महीने के भीतर अखिलेश यादव का गठबंधन वाला गुलदस्ता तितर बितर हो चुका है। राजभर अपनी राह पर चल रहे हैं। शिवपाल का सियासी रास्ता बदल गया है और केशव देव मौर्य ने भी कट्टी कर ली है, लेकिन अपना दल कमेरावादी आज भी अखिलेश यादव के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। पल्लवी पटेल के बयान लगातार इस बात की पुष्टि करते थे, लेकिन जब पार्टी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल अखिलेश यादव से मिलने सपा दफ्तर पहुंची तो इस बात पर मुहर लग गई कि 24 के चुनाव में अपना दल के का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जारी रहेगा। आज आए थे बैठ के, 2024 का चुनाव नज़दीक आया है, कैसे चुनाव लड़ना है, क्या करना है, उसी पे हम लोग को संगठन को कैसे आगे गति दी जाए, कैसे मजबूती जाए, उसके लिए हम लोगों ने चर्चा की है। जब से चुनाव के नतीजे आए थे तब से अपना दल के की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। ना तो कृष्णा पटेल की अखिलेश से मुलाकात हुई और ना ही पल्लवी पटेल से अखिलेश अस्पताल में मिलने पहुंचे। ऐसे में ये सवाल मजबूत हो गया था कि क्या गठबंधन का एक और दल दूर होने वाला है। हालांकि इस बात पर अब कृष्णा पटेल ने पूर्ण विराम लगा दिया है। जब से चुनाव हुआ है तब से हम लोग बैठे नहीं थे, चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा एक मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ घटनाएं भी हो गई थी, तब भी हम नहीं आ पाए थे, थोड़ी व्यस्तता थी मेरी अपनी। हम लोगों से बहुत अच्छे संबंध है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं उनसे मिल के आई हूँ,
इतनी देर बैठ के चर्चा की, बहुत अच्छे हमारे संबंध हैं और मुझे उम्मीद है हमारे आगे समय तक भी अच्छे ही संबंध हैं। कृष्णा पटेल अखिलेश यादव से मिलने पहुंची तो अखिलेश यादव ने भी मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की। यानी जिन 6 दलों से अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, उनमें से 2 दल अब भी मजबूती के साथ अखिलेश के साथ खड़े हैं, जिसमें पहला नाम राष्ट्रीय लोक दल का है और दूसरा नाम अपना दल के का। इसके अलावा संजय चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का भविष्य क्या है, ये फिलहाल तय नहीं, क्योंकि संजय चौहान कभी अल्टीमेटम देते दिखाई देते हैं तो कभी नरम पड़ जाते हैं। हालांकि अखिलेश ये साफ कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव में वो उन्हीं दलों के साथ मैदान में उतरेंगे जो गठबंधन में बचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी, जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी, जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ। 2024 के लिए अखिलेश यादव की तैयारी कितनी चुस्त दुरुस्त है, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश कभी कन्नौज में दिखते हैं तो कभी वाराणसी और जौनपुर में। पिछले कुछ दिनों में वो दूसरी बार मीटिंग के लिए पार्टी दफ्तर भी पहुंचे। दरअसल समाजवादी पार्टी का पूरा जोर इस वक्त सदस्यता अभियान पर है, क्योंकि कई जिलों में सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और बुधवार की बैठक में बाकी के जिलों के लिए सदस्यता अभियान के प्रभारियों की नियुक्ति की गई। प्रयागराज की जिम्मेदारी रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह और MLC आशुतोष सिन्हा को दी गई है। अंबेडकर नगर की जिम्मेदारी विधायक लालजी वर्मा, राकेश पांडे, त्रिभुवन दत्त और अतहर खान संभालेंगे, जबकि संत कबीर नगर का प्रभारी पूर्व सांसद आलोक तिवारी और सुनील सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद में जलालुद्दीन सिद्दीकी को सदस्यता अभियान की रफ्तार बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पदाधिकारियों के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें पोलिंग बूथ दूर होने की शिकायत जोर शोर से उठाने की बात कही गई है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं रामगोपाल यादव की, जिनकी सीएम से हुई मुलाकात सियासी तूफान की वजह बन गई। रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात करके सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव की परेशानी बताई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि सपा नेता की पैरवी के लिए रामगोपाल यादव सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए थे, लेकिन शिवपाल यादव ने इस मुलाकात को लेकर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। शिवपाल ने पूछा, जब आजम खान और नाहिद हसन जैसे नेताओं पर कार्रवाई हुई तो ऐसी मुलाकात क्यों नहीं? सीएम योगी से रामगोपाल यादव की 22 मिनट की मुलाकात और यूपी की सियासत में एक नया बवाल खड़ा हो गया। यह मुद्दा तब और गर्मा गया जब शिवपाल यादव ने अखिलेश और रामगोपाल को मुस्लिम विधायकों की परेशानी के मुद्दे पर घेर लिया। दरअसल रामगोपाल यादव ने एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके परिवार की परेशानी को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की थी और यही बात शिवपाल यादव को चुभ गई। उन्होंने ट्वीट किया, न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है? आजम खान साहब, नाहिद हसन, शहजुल इस्लाम और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं? शिवपाल ने ऐसी बात कही है जो सपा में थम चुके तूफान को उठाने के लिए काफी है, क्योंकि मुस्लिम समाज से आने वाले सपा के कुछ सांसद शिवपाल की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं, जो अखिलेश के लिए चुभने वाली बात है। तो अब ये तो उनकी पर्सनल पॉलिसी है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। यहाँ पे पार्टी का मामला है। नहीं, हाँ, ये पार्टी का मामला जो मैं कर रहा हूँ। आपकी पार्टी का मामला है। रामगोपाल यादव आपके महासचिव हैं और शिवपाल यादव आपके विधायक भी हैं अभी भी। वो कुछ कह रहे हैं तो ठीक है। शिवपाल यादव की बातों से आप सहमत हैं? जी हाँ, पार्टी के वो सदर हैं, लीडर हैं। शिवपाल ने सीएम से रामगोपाल की मुलाकात को एक नया एंगल दिया और सियासी दंगल शुरू होने में देर नहीं लगी। अपर्णा यादव ने भी इस मुद्दे पर अखिलेश के लिए चुभने वाली बात कही। आदरणीय चाचा जी ने, शिवपाल जी ने काफ़ी सारी चीज़ें बातें बोल दी हैं और काफ़ी सारी व्याख्या कर दी है, उनका पत्र उजागर कर दिया है। तो मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी है और देश की जनता बहुत स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है। आप लोगों के माध्यम से, आप जितने भी मीडिया के भाई हैं, बहन हैं, जितने भी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने काफ़ी मुखरतापूर्वक इस बात को लिखा है। रामेश्वर सिंह यादव का दर्द सीएम के सामने ले जाना समाजवादी खेमे पर भारी पड़ने लगा है,
क्योंकि विरोधियों ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें अखिलेश फिर घिर सकते हैं। तो वो तो चिट्ठी जो माननीय राम गोपाल जी ने मुख्यमंत्री को दिया, तो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भूमाफिया की पैरवी करने माननीय राम गोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली राम गोपाल के समधिए तो नहीं न हैं उत्पीड़न के शिकार। आदरणीय शिवपाल यादव जी ने एकदम सही बात कहा। एक जब आंच आपके परिवार तक पहुंचती है तो आप चिल्लाने लगते हैं और आप मानते हैं कि हम पिछड़ों के मसीहा। आपने देखा मिलने गए तो पार्टी ने क्या आरोप लगाया, पिछड़े, दलित, वंचित पर मुकदमा हो रहा इसलिए गए हैं मिलने। उनके रिश्तेदार थे, ठीक बात है, आपके ऊपर आफत, आपने गया, आप गए वहां। क्या आजम खान साहब 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे, कभी प्रोफेसर साहब उनसे मिलने की हिम्मत जुटाए? कभी माननीय अखिलेश यादव जी जेल में जाने की कोशिश किए? नहीं किए ना। अब उनके बहुत सारे मुसलमान ऐसे नेता थे जिनके ऊपर बुलडोजर चला, जिनके घर गिराए गए, पेट्रोल पंप तोड़े गए, कभी भारत समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब कभी वहां नजर आए? शिवपाल यादव ने आजम खान, नाहिद हसन और शहजुल इस्लाम का नाम उठाकर सपा पर बड़ी चोट की है, क्योंकि बहुत मुश्किल से आजम खान का गुस्सा शांत हुआ था। अगर आजम खान को फिर उनका दर्द याद दिलाया गया तो परेशानी बड़ी हो सकती है। उधर सपा विधायक शहजुल इस्लाम की नाराजगी की खबरों का दायरा भी बढ़ने लगा है। बरेली में जब सदस्यता अभियान चला तो शहजुल इस्लाम नहीं पहुंचे। शहजुल इस्लाम ने एमएलसी चुनाव में भी वोट नहीं दिया था। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर इनके नाम की खूब चर्चा हुई। अब शहजुल इस्लाम पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा होती है कि शिवपाल यादव के कहने पर ही शहजुल इस्लाम ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और अब शिवपाल यादव ने फिर से उनका दर्द उठाकर नए तूफान का संकेत दे दिया है। अखिलेश के लिए चुभने वाला सवाल ये है कि क्या शिवपाल के बाद एक और विधायक सपा के खाते से कम होने वाला है? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात अब्दुल्ला आजम की, जिन्हें एक सपा प्रवक्ता का बयान आज बुरी तरह चुभा। इस पर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताते हुए जो कुछ कहा है उसके कई संदेश सामने आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि टीम अखिलेश में ऐसे लोग भी हैं जो आजम परिवार को अब भी चुभ रहे हैं। शिवपाल यादव ने आजम खान के दर्द को फिर एक बार सियासत के बाजार में सरेआम कर दिया है। शिवपाल के सवाल समाजवादी पार्टी के लिए चुभने वाले थे। हालांकि जवाब देने के लिए सपा के चर्चित नेता उदयवीर सिंह सामने आए और शिवपाल के आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया। माननीय आजम साहब के साथ बहुत अन्याय हुआ है और बहुत लंबी लड़ाई भी उन्होंने भी लड़ी है, पार्टी ने भी लड़ी है। कई बार विधान परिषद को रोका गया, कार्रवाई रोकी गई, कई बार विधानसभा रोकी गई। विधान परिषद में इस सवाल को मैंने खुद ही उठाया था, विधानसभा में सीनियर लोगों ने उठाया था, उसके बाद लोकसभा में इस पे कई बार बात हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद 2 बार रामपुर गए इसी विषय पर। तो बहुत सारा काम हुआ, बहुत जगह जगह इस मुद्दे को उठाया गया, क्योंकि आजम साहब का विषय बहुत बड़ा था और उनके साथ एक तरफा कार्रवाई हुई और बहुत अन्याय हुआ। उदयवीर सिंह ने हर बात गिनाई। शहजुल इस्लाम के लिए क्या किया ये भी बताया, आजम खान के लिए क्या क्या किया ये भी गिनाया। लेकिन सपा की तरफ से दी जा रही दलीलों पर आजम परिवार भड़क गया है। अब्दुल्ला आजम ने ऐसा ट्वीट किया है जिसके बाद अब शायद ही कोई आजम खान पर किए गए उपकारों को गिनाने टीवी पर आएगा। अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, अभी एक बयान मेरे संज्ञान में आया है जो समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता साहब ने दिया है। ये वही लोग हैं जो आज समाजवादी पार्टी की हार और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो अपने स्तर तक की बात करें, आजम खान साहब तक न जाएं, वरना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब्दुल्ला आजम ने अपने ट्वीट में बहुत बड़ी बात कह दी है। उनके इस ट्वीट में कई तरह के संकेत हैं। अब्दुल्ला कहना चाहते हैं कि अखिलेश के करीबी ही सपा की बर्बादी और हार के जिम्मेदार हैं। ऐसे ही बयान गठबंधन टूटने से पहले ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य दिया करते थे। अब्दुल्ला आजम ने संकेत दिया है
कि आजम खान की बात ना की जाए, यानी आजम परिवार के दिल में अभी भी ये दर्द है कि सपा ने उसके लिए कुछ नहीं किया। अब्दुल्ला आजम ने बयान देने वालों को उनके स्तर की भी याद दिलाई है। यानी रामपुर का आजम परिवार भले ही अखिलेश यादव के साथ मिलता जुलता रहता है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ रहने वाले, उनकी रणनीति तैयार करने वाले और चुनाव के दौरान कोर कमेटी में शामिल होने वालों को आज भी आजम परिवार पसंद नहीं करता। ये बात अब्दुल्ला की बातों से साफ हो गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रामपुर से, उनसे हम बात करते हैं। उबैदुर, अब्दुल्ला आजम ने जिस तरह से ट्वीट किया है और आखिरकार हालांकि किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस ट्वीट का संदेश बड़ा है। उबैदुर जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब्दुल्ला आजम ने जो ट्वीट किया है उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को टारगेट किया है और अब्दुल्ला आजम से जब हमारी बात हुई तो उनकी नाराज़गी जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को लेकर है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये कहा एबीपी गंगा पर कि आजम खान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने काफ़ी लड़ाई लड़ी उस समय, तो इसको लेकर के अब्दुल्ला आजम खफा है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव हों या आजम खान का परिवार, उनके आपस के रिश्ते में कोई बीच में बोलने वाला कौन होता है, क्योंकि पहले भी ये बातें आई थी कि आजम खान का परिवार नाराज़ है और उसके बाद नाराज़गी दूर हो गई थी। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से प्रोफेसर राम गोपाल ने मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उसके बाद शिवपाल यादव और जो ओम प्रकाश राजभर है, इन लोगों ने जब समाजवादी पार्टी पर हमला किया तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बचाव किया पार्टी का, और वो बात जो है वो अब्दुल्ला आजम को पसंद नहीं आई। उनका कहना है कि बीच में कोई प्रवक्ता जो है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है उसके पीछे इसी तरह के प्रवक्ता, इसी तरह के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। तो हार का ठीकरा भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर फोड़ा है और उसके साथ साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बात ऐसी निकलेगी और आजम खान का नाम लिया जाएगा और वो कौन होते हैं बोलने वाले आजम खान के लिए, अगर बात निकलेगी तो बात बहुत आगे तक जाएगी। उबैदुर, यानी बात साफ है कि अब्दुल्ला आजम को ये बात चुभी है और उन्होंने अपनी बात को जाहिर भी किया एक ट्वीट के जरिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। वजह है सनातन धर्म की पढ़ाई का नया कोर्स। ये पाठ्यक्रम इस्लामिक स्टडीज सेंटर में शुरू होना है। इस पर छात्र संगठनों और कुछ प्रोफेसर्स ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि सनातन धर्म की पढ़ाई यहाँ 50 साल से हो रही है। इस समय सिर्फ एक नया कोर्स शुरू होने भर की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडी सेंटर में सनातन धर्म का पाठ्यक्रम शुरू होने से यहाँ के छात्रों के संगठन ने विरोध का परचम बुलंद कर दिया है। मुझे लगता है कि इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है तो वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्टिकल 2930 के अंडर आती है। वहीं स्थानीय भाजपा के नेता इसे सबका साथ सबका विकास का उदाहरण बता रहे हैं। निश्चित रूप से एक जो केंद्र में हमारे भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की एक रणनीति पर कार्य हो रहा है। और निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडी सेंटर में जो हिंदू पाठ्यक्रम को एक स्वीकृति देकर उसे शुभारंभ करने का जो निर्णय लिया गया है, वाकई में ये एक धन्यवाद के पात्र है। दरअसल एएमयू के इस्लामिक स्टडीज विभाग में सनातन धर्म से जुड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन का नया कोर्स शुरू हो रहा है। इसका मकसद सभी मजहबों की बारीकियां सिखाना है, लेकिन विरोध करने वालों की दलील है कि अगर सनातन धर्म पढ़ाना है तो इसके लिए अलग से विभाग बनाना चाहिए। इसमें प्रोफेसर भी शामिल हैं। देखिए, इस्लामिक स्टडीज़ का धर्म से उस तरह कोई ताल्लुक नहीं है जैसे कि थियोलॉजी का हुआ करता है। थियोलॉजी एक धर्म होता है, धर्म का अध्ययन होता है। यहाँ धर्म का अध्ययन नहीं होता, बल्कि यहाँ तारीख़ है और हिस्ट्री है, यानी इनहेरिटेंस जिसको हिस्ट्री में कहते हैं, सकाफत जिसको कहते हैं, और हिस्ट्री है। वहीं एएमयू की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में पिछले 50 सालों से सनातन धर्म की पढ़ाई होती रही है। यह पढ़ाई पहले थियोलॉजी विभाग में होती थी, अब इसके साथ ही इस्लामिक स्टडीज सेंटर में भी होने लगी है।
इससे हर धर्म के बारे में सभी छात्रों को जानने का मौका मिलेगा जो अलग अलग मजहब से आते हैं। इस बार इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने भी इस चीज़ को अमल में लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और बहुत जल्दी एमए के कोर्स में इसे बहुत मुमकिन है अडॉप्ट किया जाएगा। और ये एक अच्छी मिसाल है क्योंकि यहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर वेश, हर भूषा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और इससे दूसरे स्टडीज़ सर सैयद अहमद खान जो इसके बानी थे, उन्होंने ये पहल करी थी कि आपको दूसरे मज़हब का भी मुताला करना चाहिए क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि एपिटोम जो है, निष्कर्ष जो है धर्म का मानव सेवा परम, सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड का उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। और ये एक सेकुलर निज़ाम के लिए और देश के लिए बहुत बेहतर चीज़ होती है। एएमयू से निकली ये बात अब दूर तलक जा रही है। दिल्ली में भी इस पर सियासत गर्मा गई है। ठीक है, वो भी एक इल्म है, उसे जैसे का और पढ़ाए जाते हैं, अगर वो भी उस कोर्स में शामिल होता है तो मुझे तो कोई इतराज नहीं। एएमयू के कई सारे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कई सारे पूर्व वाइस चांसलर इस बात का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। हाँ, तो चाहे अंडर प्रेशर किया जा रहा हो, ये नहीं कह सकते कहीं दबाव के साथ। तो इसमें भी मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के हिसाब से जो उसमें काम कर रहे हैं उनको मौका, वो उसको लाइक करते नहीं करते, ये उन पर डिपेंड करता। अभी पिछले दिनों एएमयू ने पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर अबुल अला मौदूदी की किताबों को अपने सिलेबस से हटाने का फैसला किया था। इसके बाद अब सनातन धर्म की पढ़ाई का मुद्दा चर्चा में है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।